नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। इस सीजन की थीम है मेक इन इंडिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर स्मॉल बिजनेसेस की ग्रोथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ईबीएफ के पिछले 5 साल के सफर में हजारों एंटरप्रेन्योर्स इस खास मंच से जुड़े हैं और हम लगातार इस स्पेशल कार्यक्रम के जरिए एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। हर एडिशन में हमारी कोशिश होती है कि हम एमएसएमईज के एक नए इशू को एनालाइज करें। वडोदरा राउंड के पहले पार्ट में हमने जीएसटी की अहमियत और उसके आने से कैसे पूरा देश एक कॉमन मार्केट बन जाएगा, इसका विस्तार से जायजा लिया। आइए एक नजर डालते हैं कि जीएसटी पर हमारे पैनलिस्ट ने किस तरह से अपने विचार रखे। वडोदरा राउंड के पहले राउंड में हमने डिस्कस किया एमएसएमईज के लिए क्या है जीएसटी की अहमियत और कैसे इसके आने से पूरा देश एक कॉमन मार्केट बन जाएगा। साथ ही दिखाई वडोदरा के एंटरप्रेन्योर गौरव बोरा की सक्सेस स्टोरी और आखिर में पैनलिस्ट से दर्शकों ने पूछे अपने सवाल। और अब मुलाकात करने की बारी है हमारे खास मेहमान से, और ये खास मेहमान हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के सीएमडी डॉक्टर एस के नंदा। उनसे बात करेंगे मेक इन इंडिया पर और जानेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ के लिए किस तरह से आगे बढ़े। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, समय निकालने के लिए सर। ये जो पूरी हमारी कोशिश है, ये हमारे इस खास पहल की अगर हम देखें, इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम का 5वां साल है। पूरे सीजन की हमने थीम रखी है मेक इन इंडिया। तो पहले हम चाहेंगे आप मेक इन इंडिया को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप इस पर अपने व्यूज दे सकें, क्योंकि ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको जमीन से और कैसे कनेक्ट किया जाए या कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? मेक इन इंडिया की शुरुआत का मेन तात्पर्य ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बढ़े। इंडिया शुड बी मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए देयर आर 5 थिंग्स व्हिच आर नीडेड: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। सो 5 चीजों में जो रिफॉर्म्स होने की जो वायदा हुई है, लाइक ऑन दी पोर्टल बन गया है, ई बिजनेस पोर्टल, द लाइसेंसिंग थिंग हैज बीन डीरेगुलेटेड, एफडीआई कैप्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री डीलिस्टेड हो गया है, एफडीआई कैप को बढ़ा दिया गया है, सम आइटम्स जो अब रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में था उसको निकाल दिया गया है, और एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच मीन्स बेसिकली इनोवेशन के साथ लिंक अप है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्किल सेंटर, स्किल इंडिया की मिशन चालू किया है जी। ये सब का जो आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मेक इन इंडिया। इफ द अदर थिंग्स डोंट मूव, द मेक इन इंडिया वुड गो स्लो, राइट? सो वी assume that our e-business portal is on the right track. The skill centers, which is announced by the Honorable PM, that really takes a big shape, and it started, getting a shape and root in every state. और इसके साथ साथ जो अदर जो लेबर लॉज का जो लिबरलाइजेशन का है, जो हम लोग नजरिया में देखते थे कि कैपिटल एंड लेबर आर ऑलवेज अपोज टू ईच अदर और मैनेजमेंट एंड लेबर आर एनिमीज, जो ये एक मानसिकता थी, इसके बदले मानसिकता इज दैट दे आर पार्टनर्स, दे आर भागीदार्स। इस प्रकार की जो मानसिकता भी शुरू हुई है। अच्छा, तो डॉक्टर नंदा, ये कुल मिलाकर जैसे आप बता रहे हैं, ये तमाम प्रयास हो रहे हैं, इसमें अभी जैसे आज के हमने सेशन की थीम रखी जीएसटी या टैक्सेशन ओवरऑल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा ऐसा पहलू है जिस पर सभी की नजर रहती है। इसमें अब केवल केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, इसमें तमाम विभाग, सभी को मिलजुल कर जिस तरह से आगे बढ़े जाएगा, तो फिर लोगों की, कारोबारियों की जिंदगी पे सीधा इम्पैक्ट होगा। इस पहलू को आप किस तरह से देख रहे हैं? In fact, that is the only purpose for that, because India we have got different states, इसमें अलग अलग कायदा कानून, अलग अलग सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। कोई आसाम का कोई आदमी अच्छा बना सकता है, लेकिन इज नॉट एबल टू सेल, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसका रिसोर्स नहीं है, उसकी काबिलियत है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। बट प्रोबेबली विद दिस काइंड ऑफ ए सेटअप वेयर ही विल बी हैविंग ए इवन प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब क्या है? इवन प्लेइंग फील्ड अलग अलग सेक्टर में खड़ी हो जाएगी, लेबर में, ई बिजनेस पोर्टल में, स्किल में, लैंड में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जब 4 चीज में अलग अलग हम लोग फिंगर्स रखेंगे
then it will have an impact on the skill formation and the entrepreneurship and the production. अच्छा सर, आप ये बता सकें जो एमएसएमईज हैं इनका बड़ा योगदान रहता है। अभी जैसे कुछ प्रश्न भी आ रहे थे कि मेक इन इंडिया में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, आप इनके लिए जो मौके आ रहे हैं, साथ में कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? इनकी भूमिका आने वाले दिनों में क्या और बढ़ेगी? किस तरह से आगे का रोड मैप दिख रहा है आपको एमएसएमईज का? देखिए, एमएसएमई का बारे में दो ओपिनियन है। कुछ एमएसएमई भयभीत हैं, कुछ लोगों के अंदर हौसला है। जो हौसला जिनमें है वो क्लस्टर अप्रोच में मानते हैं। एनी बिग इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही हैज टू आउटसोर्स, ही कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। सो अभी वो आउटसोर्स करता था फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड, फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स, लेकिन वो एमएसएमई इनके साथ यदि जुड़ जाएंगे, इट विल बी ए एलोंगेटेड चेन। एक फायदा रहेगा, बिकॉज ही विल लाइक टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी जो उनका जो मानसिकता है कि नहीं, भयभीत होने के जो आशा है कि निराशा है, जो भी है, इसका एक ही उत्तर है कि इन लोगों को, इफ दे आर एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स, दे विल बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। इफ दे आर ओनली मार्केटिंग एंड दे आर नॉट डूइंग एनी एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक अगले सेशन में कहा गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, टेक्नोलॉजी इनपुट्स जो है, इस तरह का ये लोग यदि थोड़े थोड़े यदि इनका अंदाज में यदि चेंज वेंज करेंगे, शायद दे विल बी एबल टू टेक इट अप। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। अभी भी जामनगर में ब्रास सेंटर कभी था, वो तो यूपी में है, अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, लेकिन जामनगर इज स्टिल द सेंटर फॉर ब्रास परचेजेज एंड ये, बिकॉज जिस समय में जाम साहिब ने चालू किया था, अभी वो ट्रेडिशन चालू है। दे आर क्वाइट एंटरप्रेन्योरल, उनको पता है क्या करना है, नहीं करना है, एंड दे ऑल वर्क इन ए क्लस्टर, दे डोंट एक्ट सिंगली। अच्छा सर, इसमें जैसे हम एक बात ये कर रहे हैं एप्रीहेंशन से, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ तो पीछे ये भी हुआ है कि मैंडेटरी है कि पीएसयूज अब 20% वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत जो केंद्र सरकार ने किया है कि छोटे कारोबारियों से सोर्स करें। मतलब इनके लिए भी मौके अगर देखे जाएं तो मौके तो कई प्रकार के आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा बाजार है, एक बड़ी मार्केट है। नहीं, अभी 20% की उन्होंने कहा है, लेकिन मेरे को बताइए कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में जो आउटसोर्सिंग कर नहीं रहा था। इन लोगों से हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सी आउटसोर्सिंग 4 प्रकार की होती है। एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, एक इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग, एक रॉ मटेरियल सप्लाई, और नंबर 1 फिनिश्ड गुड्स का व्यापार का साथ लेना देना। ये सब लोग यहाँ अभी से जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोग करते नहीं थे, कुछ लोग बारोबार करते थे, इलीगल प्रैक्टिसेस करते थे। ये अभी व्हाइट पेपर जैसा आ गया है। सो नाउ दे हैव टू गेट इट डन, और इन लोगों को चांस मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा डॉक्टर नंदा, ये भी है, आप ये भी बता सकें, इन लोगों की जो पेमेंट्स में देरी होती है, डिले, वो भी इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। उसमें बड़ी कंपनीज भी होती हैं, बड़े पीएसयूज भी हैं, इनको पेमेंट्स में मिलने में इनकी साइकिल पूरी उसमें ब्लॉक हो जाती है। उसको थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए ताकि इनका रोजमर्रा के जो ऑपरेशन हैं वो स्मूथली बढ़ सकें। बात सही है, बट बेसिकली आपके साथ मैं सहमत हूं। इनका 60 डेज के क्रेडिट ये लोग लेते हैं नॉर्मली, और 60 डेज क्रेडिट के साथ साथ इनकी पेमेंट हो जाए तो इनके ऊपर जीरो टैक्सेशन एंड जीरो टॉलरेंस आएगा। ये बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ओके, अच्छा आप ये भी बता सकें सर, हम जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं और जीरो डिफेक्ट की भी बात की गई, जीरो इफेक्ट, ये ग्राउंड से कनेक्ट करना या क्वालिटी पर पूरा जोर देना, ये इनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। आप मतलब अपने अनुभव से इनको कैसे समझाना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए, और इस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बाजार में कैसे बढ़ना चाहिए? मतलब ये कैसे इनको अपने काम करने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, नई जनरेशन को, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा। जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें मैं खास करके केमिकल सेक्टर में कह सकता हूँ जी। केमिकल सेक्टर में कोई भी ऐसा यूनिट ओनर नहीं है जिसका यूनिट खराब चलता हो। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ उसका प्रॉफिट मार्जिन शायद घटा है, लेकिन ही इज डूइंग नॉट बैड, बिकॉज इसका फायदा ये है कि ही इज ऑलवेज क्वालिटी कॉन्शियस, एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस के बिना ही कैन नॉट बी एबल टू डू। आजकल की जमाना फाइन केमिकल्स आ गई, स्पेशल केमिकल्स आ गई, वो जो बेसिक केमिकल्स थी वो नहीं है। सो फाइन केमिकल्स, फाइन मॉलिक्यूल्स आ गया है, नया मॉलिक्यूल से चालू हो रहा है। सो नया नया जो लड़के आ रहे हैं पास करके, उनका R&D प्रोजेक्ट्स में उनको कुछ मिला है आइडिया, या कुछ इनोवेशन के साथ वो लोग आना चाहते हैं। आई थिंक दैट थिंग कैन मेक ए वेरी बिग चेंज।
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के सीएमडी डॉक्टर एसके नंदा से हम बातचीत कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। जब हम लौट कर आएंगे तो बातचीत करेंगे जीएसटी पर और कई पहलुओं पर। हम जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 का वडोदरा राउंड। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के सीएमडी डॉक्टर एसके नंदा से खास बातचीत जारी है। आइए सीधे इसी का रुख करते हैं। अच्छा, ये जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं हम आपकी कंपनी में भी देख रहे थे, जिस तरह से ये मिल्क प्रोडक्ट्स में जो हम देख रहे हैं कई बार कई तरह की मिक्सिंग होती है, उसको चेक करने के लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये इनोवेशन जिस तरह से कई मोर्चों पर होती है, आप लोग क्या उस फ्रंट पर कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग तो इनोवेशन में बहुत मानते हैं कि हमारी कंपनी अभी फिलहाल जो नीम यूरिया की पुष्टि की है, हम लोग तो कब से नीम यूरिया बना रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने प्रेजेंटेशन दिया था और उनको ये कहा गया कि यूरिया की कॉस्ट जब इंपोर्ट होती है 24 रुपीज़ होता है, लेकिन हम लोग जब देते हैं यहाँ किसान लोगों को 7 रुपये में देते हैं। 17 रुपये का फसला है बीच में, तो लोग प्रेरित होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए, डाइवर्जन करने के लिए, लीकेज करने के लिए। तो हमने ये सोचा कि लीकेज ना हो, डाइवर्जन हो, तो इसलिए हमने जो नीम का ऑयल है, लिंबोड़ी का जो तेल है, उसके ऊपर हमने स्प्रेइंग करना चालू किया। अब पहले हम करते थे, लेकिन हमने कहा कि यदि ज़्यादा परिमाण में हम करें सो दैट विल बी इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी एंजाइमेटिक एक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। तो केमिकल सेक्टर में नहीं जा पाएगी, ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा और एग्रीकल्चर की शॉर्टेज जो है वो कम हो जाएगी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो जाएगा, इंपोर्ट करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इनोवेशन का एक हमारा दिस इज वन ऑफ द गुड इफेक्ट्स ऑफ। मतलब इनोवेशन को कई बार छोटे कारोबारी इनोवेशन को किसी इन्वेंशन से कंफ्यूज कर देते हैं। ये आप इनोवेशन जैसे अपने कारोबार में करते हैं, या छोटे कारोबारियों के लिए इनोवेशन अपनी रोजमर्रा के कारोबार में भी वो कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो कई बार इस वर्ड को ही काफी बड़ा मान लेते हैं। इसको मतलब किस नजरिए से देखना चाहिए? एक फाइनल कमेंट आप चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? एक नई सोच, आउट ऑफ द बॉक्स नजरिए से आगे बढ़ना जरूरी है, तो उसमें किस तरह से आपका एक मैसेज होगा? देखिए, इनोवेशन और इन्वेंशन में फर्क है जी। इन्वेंशन मतलब पहली बार कुछ आप कर रहे हैं, इनोवेशन मतलब कंटिन्यूअस री इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड 2 थिंग्स। 1, कॉस्ट कम करने के लिए, एक कॉस्ट को कम करना है, और दूसरा है कि ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये 2 चीज हो सकता है इनोवेशन में। सो इनोवेशन जो हो रही है, इसमें हम लोग यदि कंट्री का इंपोर्ट्स को बिल को कम कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का पूरी हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह करें जिसमें से उसको बढ़ावा दिया सकता है, आई थिंक वी कैन डू ए ग्रेट जॉब। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ के जो लोग बैठे हैं, हमारा एक नायलन प्लांट है। नायलन प्लांट में हमारा नायलन यार्न बनती है, फिलामेंट बनती है। हमारा वो फिलामेंट में से कुछ जो अनयूज्ड है, उसको हम ट्राई करते करते पता लगा कि उसको पाउडर फॉर्म में हमने बताया, उसको पाउडर फॉर्म के बना के हमने CRF एंड PRF बनाया, प्लास्टिक रेनफोर्समेंट फिलामेंट एंड कंक्रीट रेनफोर्समेंट फिलामेंट। हमने R&D में ये देखा, जो कि हम लोग बाजार में बेच देते थे ऐसा, कि इसमें रोड, कंक्रीट रोड में ये बिल्कुल पक्का रोड देता है, कभी पानी, कुछ भी पानी का वाटर मॉइस्चर रिटेंशन करने के लिए अवकाश नहीं है, और घर में प्लास्टर बिल्कुल सिल्की फिनिश होता है, बिल्कुल कोई भी क्रैक्स नहीं आता है, और सीमेंट की कंपैक्टिंग 200% होता है। 40 रुपीज में हम 100 ग्राम देते हैं, जो कि 80 पैसा की बढ़ोतरी है एक सीमेंट बैग के लिए। इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ 50 किलो इंटू 100 ग्राम्स। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ के जो इंजीनियर्स है अभी का, जो पास हुए लोगों, उनका ये देन है, मेरा नहीं है। वहां से उन्होंने आइडिया दिया, हमने छोटा स्केल में R&D किया, उसको अपस्केल करके हम लोगों ने टेस्टेशन किया, ऑथेंटिकेशन किया, सर्टिफिकेशन किया, IIT बॉम्बे पास गए, रोड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गए, और देखा रिजल्ट अच्छा है। तो क्या होगा फायदा इसमें? एक फायदा होगा कि जितने घरे बनेंगे वहां आपकी सीमेंट कम लगेगी, बिकॉज सीमेंट में हम लोग जब फेंकते हैं रिबाउंड ज्यादा होता है, रिबाउंड मारने के बाद। बिल्कुल। तो रिबाउंड का जो है लॉस 40% है, ये रिबाउंड की लॉस उसका 15% है। ग्रेट। तो एक फाइनल कमेंट, ये हम देखते हैं जो छोटे कारोबारी हैं, इतना कुछ है, इतनी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, अवेयरनेस बहुत कम है, इनको कई प्रकार की हैंड होल्डिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम देखते हैं एक्सपर्ट्स, आपके जैसे
हम देख रहे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट लीडर्स आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इंडस्ट्री सॉल्वर्स जानकारी देते हैं। इनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं इनको आगे बढ़ाने में, ग्रोथ में? देखिए, मैं सामान्य इंडियन को ध्यान में रख के आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 4 चीज बहुत जरूरी है। होल सेटअप में एक रिक्वायरमेंट जरूरी है कि ही मस्ट बी साइबर एजुकेटेड। होल थिंग is based on cashless transaction. Whole thing is based on e-business platform. Whole thing is based on a industry licensing से लेकर environmental permission सब online होगा. So single window. Single window होगा, one platform होगा. So he has to be very well trained, very well conversed in the e-commerce, and he has to be cyber educated. That is first thing. Second thing is that skill centers, which have started now operating, and now it will go in numbers, they have to be like mushroomed everywhere. Otherwise, बड़े states जैसे गुजरात, advanced states जैसे गुजरात, राजस्थान में कुछ areas में, पंजाब में, they will come up. Other states will remain behind. That is number 2. Number 3 is what I feel important is something called venture funding. वेंचर फंडिंग बैंक्स को होना चाहिए, जो कि पहले मेरे को याद है 1998-99 में सिडबी ने चालू किया था, लेकिन कुछ समय के बाद बंद हो गया। वेंचर फंडिंग में 5% 10% लॉस तो होना ही है, लेकिन वी हैव टू इनकरेज वेंचर फंडिंग, अदरवाइज आवर यूथ हु आर हैविंग आइडियाज दे विल नॉट बी एबल टू कम अप। रिस्क लेना पड़ेगा इनके साथ, कोलेटरल सिक्योरिटी मांगोगे तो नहीं होगा, इनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग तो बहुत लोगों को ऐसा फंडिंग किए थे 99 में, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंडिंग किए थे। ये बैंक स्टार्ट हैविंग कंजर्वेटिव आइडिया कि नो हमारा लॉस होगा, कैसा दूंगा, वही सेम ओल्ड ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं आपका सिक्योरिटी क्या है, कोलेटरल क्या है, वो क्या है, देन प्रोबेबली दे विल नॉट, द आइडियाज कैन नॉट फ्लरिश। दैट इज थर्ड। एंड नंबर 4 इज कंटिन्यूअस इनोवेशन। इनोवेशन करने के लिए उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, फ्रेशर रिफ्रेशिंग कोर्सेज, न्यू आइडियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी आपको वेंचर फंडिंग चाहिए। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यू विल नॉट बिलीव। नाउ मैं आपको एक स्मॉल किस्सा सुना सकता हूं कि हमारे यहाँ लेट अस से कैटलिस्ट, जितने फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, जितना यूनिट्स हैं, रिलायंस हो, बड़े बड़े नाम करो, उनका कैटलिस्ट वो लोग खुद बनाते हैं, लेकिन जो छोटे एमएसएमई हैं उनके कैटलिस्ट वो लोग इंपोर्ट करते हैं। पूछिए सबको। तो मेरा ये कहना है कि कैटलिस्ट पार्क, मैंने एक आइडिया दिया है कि कैटलिस्ट पार्क खोला जाए। इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, इट नीड्स ओनली गुड पीपल टू, गुड लैब, स्किल्ड बॉयज, वेरी नॉलेजेबल पर्सन्स, एंड थोड़ा सा अपग्रेडेशन के लिए फैसिलिटीज एंड सम आईटी ऑनलाइन कनेक्टिविटी। यदि हम लोग कैटलिस्ट पार्क हम लोग जो सोचें और इसकी अमल करें, तो कैटलिस्ट की जो इंपोर्ट्स हो रही है ये सब बंद हो जाएगी। और कैटलिस्ट छोटी चीज होती है, लेकिन इनके महत्वपूर्ण उनका रोल रहता है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करने में। बिल्कुल। तो वो भी हम लोग मेक इन इंडिया में कर सकते हैं। राइट। इसी नोट पर सर हम आपका शुक्र करना चाहेंगे, आपका धन्यवाद समय निकालने के लिए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर एस के नंदा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 के वडोदरा राउंड से अभी के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हम जल्द ही खास मेहमानों और बैंगलोर राउंड की एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।